सिटी दहल का फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। अनाज मंडी के पास पिता के साथ दूध लेकर लौट रहे 6 वर्षीय मासूम की तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी की टक्कर से हुई मौत। काबड़ी रोड पर नग्न अवस्था में मिले शव की हत्या का खुलासा जल्द कर सकती है CIA 3 पुलिस टीम। हरियाणा में बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की सूची की जारी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी पानीपत बीजेपी जिला अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता का ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत। महिलाओं ने मिठाई खिलाकर दी बधाई व शुभकामनाएं। अंचल सुशांत सिटी वासी सुविधाएं न मिलने पर मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे सेक्टर 13 सतरा थाना। कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने किया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। DC धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश की युवा पीढ़ी को नशे से बचाकर ही राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक सहयोग जा सकता है लिया। गुड़गांव से चंडीगढ़ की ओर माल ले जा रहे कैंटर चालक ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। कैंटर चालक की मौके पर हुई मौत। इसराना के गांव बुआना लाखू के पास ड्राइवर और मालिक को बंधक बनाकर 1,65,000 व लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटकर बदमाश हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सब्जी मंडी के पास महिला को बेहोश कर सोने के 2 कड़े और अंगूठी लेकर हुए फरार युवक और युवती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जिले में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ। अगस्त माह में 19 लोग हार चुके हैं कोरोना से जंग। खबरें लिखे जाने तक 58 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में तेजी से बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या हुई 2486। एक्टिव केस की संख्या हुई 874। जिले में अब तक 34 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से जान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ये जो 9 महीने की सरकार है, इसमें किस किस्म के हालात रहे, किन किन परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ा, कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई हमारे सामने आई, इन सब बातों पर खुल के चर्चा होती। जहाँ नई सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, लोगों का विश्वास जीतने की, लोगों के लिए काम करने की बजाय 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। साथियों, सरकार की जिम्मेवारी होती है नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचा करके किसान की फसल पकाना। सरकार की जिम्मेवारी होती है 24 घंटे बिजली देना। सरकार की जिम्मेवारी होती है पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देना। नई सरकार बनने के बाद आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधा मिले, इसके लिए पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध करना। गांव के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे दिक्कत ना, इसके लिए उसको साधन मुहैया कराना। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि गांव-गांव में बच्चे अपनी शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके। एक गांव से दूसरे गांव जाने की बजाय अपने गांव में पढ़े, इसके लिए स्कूल अपग्रेड करना। लेकिन इस सरकार ने काम करने की बजाय इस 9 महीने में लोगों को परेशान किया है। सबसे पहले सरकार बनने के बाद जब आप अपनी धान की फसल बेचने गए, तो धान के अंदर आपको ज्यादा भाव देने की बजाय नमी के नाम के ऊपर आपकी फसल के दाम कम दिए गए। 250 से 300 रुपये क्विंटल का धान में अब की बार किसान को कम मिला। कम मिला नहीं मिला, सरकार ने पैसे काट दिए। हमने मुख्यमंत्री से पूछा पैसे गए कहाँ? सरकार के खाते में आ गए या जो इसको कोई परचेज करने वाली एजेंसी है उसके खाते में गए। हमने पूछा कि आप ये बताओ, ये पैसा कोई मिल के मालिक के पास गए या आड़ती के पास गए? कोई जवाब नहीं। सबसे पहला घोटाला था धान को लेकर। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हालात इस किस्म के हो गए थे प्रदेश और देश के कि हर आदमी ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। गांव-गांव में ठीकरी पहरे लग गए। जहाँ गांवों में ठीकरी पहरे लगे, वहीं शहर के लोगों ने अपने आप को अंदर बंद करके घर के अंदर ताले लगाने का काम किया। सड़कों के ऊपर ना कहीं बस चल रही थी, ना कहीं ट्रक चल रहा था, ना कहीं कोई और साधन चल रहे थे।
ना ट्रेन चल रही थी, ना हवाई जहाज चल रही थी। सब लोग अपने घरों में बैठे थे। गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई थी। हमने मुख्यमंत्री से पूछा था कि किसान की गेहूं को कैसे खरीदोगे। मुख्यमंत्री कहने लगा कि एक एक दाना किसान का हम लेंगे, समय लग सकता है लेकिन सारी की सारी फसल उठी है। साथियों, जो फसल बेचने गए थे, जिस फसल के दाम आपको 24 घंटे में मिल जाते थे, अब की बार डेढ़ महीना तक इंतजार करना होगा। जो 17,000 करोड़ रुपए आपके खाते के आए थे, जिससे आपकी गेहूं की फसल सरकार ने केंद्र की सरकार के दिए पैसे से खरीदनी थी, आपकी फसल का पैसा आपको देने की बजाय बैंक में डाल करके 800 करोड़ रुपया उसका ब्याज खा गया। तीसरा जो घोटाला किया था वो चने में किया। चौथा जो घोटाला था वो शराब का घोटाला था। लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, लेकिन शराब खुले में बिक रही थी। शराब के ठेकों के ताले लगे हुए थे। जो गोदाम के जो सरकार के जो शराब के गोदाम थे, उनके ऊपर सील लगा करके ताले लगा दिए थे। उसके बावजूद भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई गांव, शहर, कस्बा ऐसा नहीं था जहां शराब की बिक्री नहीं। जो सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने गोदामों के पीछे से खिड़कियां तोड़वा करके दारू निकाल करके लोगों में बेचने का काम किया। शराब घोटाले के बाद चावल का घोटाला हुआ। चावल के घोटाले के बाद जो ट्रांसफर होते हैं, तबादले होते हैं, उनमें घोटाला किया गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के जो लोग थे, उनसे कोविड के नाम के ऊपर 1-1 लाख रुपया लेकर के उसका भी घोटाला करने का काम किया। उसके बाद रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद मान लिया था कि रजिस्ट्री में बड़ी गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ करने वालों को नहीं पकड़ा। केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके उस पर लीपापोती करने का काम किया। जहां सरकार ने 9 बड़े घोटाले किए, वहीं अब एक नया ऐसा एक कानून लेकर के आ रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसान के ऊपर और ज्यादा बड़ी मार पड़े। 3 नए इस तरह के भारत की सरकार की तरफ से 3 नए रेजुलेशन आए हैं। ये तीनों रेजुलेशन ऐसे हैं, अगर ये लागू हो गए तो फिर मान करके चलो आने वाले समय में किसान को मजदूर से भी ज्यादा माड़ी हालत हो जाएगी। साथ ही इसमें साफ लिखा हुआ है, 1955 से पहले हमारा देश आजाद जब हुआ था, उसके बाद 1955 तक हमारे खेत में होने वाली जो खाद्यान्न पदार्थ थे, चाहे वो दालें थी, चाहे गेहूं थी, चावल था, उसको बड़े बड़े लोग खरीदते थे और उसको खरीद करके अपने गोदामों में जमा कर लेते थे। और जब उसकी तंगी आती थी, कमी पड़ती थी, तो फिर ब्लैक में बेचते थे। उससे पहले कालाबाजारी बड़ी सीमा पे होती थी। 55 में कानून बन गया। कानून बनने के बाद जमाखोरी का सिस्टम खत्म हो गया। सरकार ने अपनी तरफ से किसान की फसल की दुर्गति ना हो, इसके लिए कानून बना दिया था MSP के नाम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से किसान की फसल खरीदनी शुरू होगी। इस बीजेपी की सरकार ने उस MSP को भी खत्म कर दिया। अब तो अगली फसल जब आप बीजोगे, उस वक्त आपको बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और वो आपसे जब फसल आपकी खरीदेगा तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर किसी कारण से कोई कंपनी किसी की फसल नहीं खरीदती तो वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कहोगे कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास 100 क्विंटल गेहूं होगा,
वो आपसे एग्रीमेंट कर लेगा 100 कुंटल गेहूं का कि हम 13 खरीदेंगे, लेकिन जिस दिन पक जाएगी निकाल लोगे, जब टेलीफोन करके कंपनी वाले से कहोगे कि आके ले जा, तो कंपनी वाला आपकी गेहूं में हाथ डाल करके कहेगा तेरी गेहूं का अच्छी तरह से पकी नहीं है, इसका पकवान करता है, और फिर कहेगा इसका साइज छोटा है, अंडर साइज है ये, इसलिए तेरी फसल नहीं खरीदी। आप कहीं नहीं जा सकते, मजबूर होकर के उस फसल को आपको आधे दाम में देना पड़ेगा। अगर इस तरह के कानून इस देश में लागू हो गए तो फिर मान के चलो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक मौका है, आपके यहाँ पे चुनाव है, बाई इलेक्शन होगा, तारीख तय होने वाली है। आप चाहते हो कि ऐसे कानून बनाने वाले लोगों को प्रदेश से सत्ता से बाहर किया जाए, तो फिर उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इस चुनाव में बीजेपी जेजेपी का जो भी उम्मीदवार बनकर के आए उसकी जमानत जब्त कराओ। करा दोगे जमानत जब्त है? बहुत तरह तरह के लालच देंगे लोग, सरकार में बैठे लोग आपको कहेंगे कि बताओ कौन सा काम आपका अधूरा हम पूरा करना है। कुछ लालच देंगे और कुछ डराने का काम भी करेंगे। आजकल जिस मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है वो सारा दिन लोगों को डराने में लगा हुआ है। जिस भी गांव में जाता है जाकर के एक ही बात कहता है, हमारे पास तो 55 MLA है, हम तो बहुमत में है, इस MLA को अगर हमारे कैंडिडेट को MLA बना दोगे तो आपकी सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। और कहता है अगर नहीं जिताओगे तो हमारी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब सरकार पे असर ही नहीं पड़ रहा तो फिर किस लिए घूम रहे हैं? उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया तो तुम्हारी सरकार की धूल हिल जाएगी। जैसे पहले बंसीलाल की सरकार गिरी थी, भजनलाल की गिरी थी, उसी तरह मनोहर लाल की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जहाँ आपने सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, सदा चौधरी देवीलाल को ताकत दी, इस चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, ज्यादा से ज्यादा वोट उसके पक्ष में डाल करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सत्ता इससे बाहर करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग चुनाव के अंदर अच्छा फैसला लेकर के इस सरकार को चलता करने का काम करोगे। आप सबने मेरी भाजपा जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान बुधवार को सुबह समाप्त हो गई। पार्टी हाईकमान ने महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष व पेशे से चिकित्सक डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पानीपत में जिला अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला कार्यकर्ता है। पार्टी के स्तर से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2019 में सांसद व विधायक का चुनाव होने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष पद को लेकर पानीपत में राजनीति शुरू हो गई थी। भाजपा जिला अध्यक्ष का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो गया था। कार्यकर्ताओं में आपसी खींचतान को विराम देकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अर्चना गुप्ता के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर अग्रवाल समुदाय में भी खुशी की लहर है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया और महिलाओं ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। भाजपा का नया जिला अध्यक्ष कौन होगा व इसकी सूची कब जारी होगी, इसको लेकर लगाए जा रहे तमाम प्रयासों पर विराम लगाते हुए भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देर रात नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर चौंका दिया है। यह पहली मर्तबा है कि सूची न्यूज मीडिया में जारी न करके सोशल मीडिया के जरिए सरप्राइज दिया गया। इसकी सूची में मुख्यमंत्री के चहेते कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा गया है, वहीं सांसदों व विधायकों की पसंद का भी ख्याल रखा गया। इसके अलावा कुछ जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपनी मर्जी से भी शामिल किए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अक्सर भाजपा संगठन में महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन भाजपा की नई सूची में मुख्यमंत्री की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। स्मरण रहे कि नई सूची के मुताबिक केवल 2 महिलाओं को ही जिला अध्यक्ष के योग्य समझा गया है, जिससे मुख्यमंत्री की कथनी व धनखड़ की करनी में तालमेल खारिज होता नजर आ रहा है। किन किन जिलों में किसे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है वह हम आपको बताते हैं। अंबाला से राजेश बतोरा, करनाल से योगेंद्र राणा, सिरसा से आदित्य देवीलाल, यमुनानगर से राजेश खापड़, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल से अशोक ढांड, जींद से राजू मोर, पानीपत से अर्चना गुप्ता,
सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, झज्जर से विक्रम कादियान, भिवानी से शंकर ढूपड़, दादरी से सत्येंद्र परमार, रोहतक से अजय बंसल, नूह से नरेंद्र पटेल, रेवाड़ी से हुकमचंद यादव, पलवल से चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद से गोपाल शर्मा, महेंद्रगढ़ से राकेश शर्मा, गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़, पंचकुला से अजय शर्मा, हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह, फतेहाबाद से बलदेव गिरोहा। इस सूची में डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पानीपत जिलाध्यक्ष बनाकर महिलाओं को प्रसन्न किया गया है। वही हरियाणा भाजपा संगठन के विस्तार को लेकर जातीय समीकरण को भी साधा गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिलाध्यक्षों को ट्वीट कर बधाई दी। बहरहाल भाजपा के नए जिलाध्यक्ष बनते ही भाजपा संगठन और अधिक मजबूत और नए क्लेवर में तैयार होकर नए स्वरूप में आएगा, ऐसे प्रयास अभी से नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कांग्रेस सरकार के प्रदेश के 4 जिलों में करीब 200 करोड़ की लागत से बनाए गए एग्रो मॉल भाजपा सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हुए हैं। इनमें से एक पानीपत शहर में भी है। इस पर करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन करीब 8 साल बाद भी यह मॉल आज तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों व व्यापारियों के लिए एक छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध करवाना रहा है। इसके निर्माण के बाद कभी भाजपा सरकार ने इन सभी मॉल्स को बेचने का फैसला लिया तो कभी किराए पर देने की बातें चली, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं हो सका। ये मॉल कुछ कमाई तो नहीं कर पाए, उल्टा हर माह के बिजली बिल व रख रखाव के लाखों रुपयों के खर्च को बढ़ाते रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले शहरी विधायक इस मॉल में नगर निगम को शिफ्ट करवाने की तैयारी ही कर रहे थे कि सोमवार को सीएम ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कोई प्रोजेक्ट मार्केट बनवाने के आदेश दिए ताकि मॉल को शुरू किया जा सके और इससे कुछ आमदनी हो सके। याद रहे कि कांग्रेस राज में शुरू हुए ये प्रोजेक्ट 2013-14 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक यह खाली पड़ा है। इसे बनाने में 6 साल लग गए और अब 8 साल से खाली पड़ा है। सरकार ने इसे बेचना भी चाहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। सालों से खाली पड़े एग्रो मॉल में कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की कवायद शुरू की गई। डीसी धर्मेंद्र सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने इसके लिए एग्रो मॉल के 3 तलों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद दोनों नगर निगम कार्यालय को एक छत के नीचे लाने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर एग्रो मॉल के लिए मार्केटिंग बोर्ड से अनुमति ली और निगम अधिकारियों समेत मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को इसके ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा। अब सीएम ने यहाँ मार्केट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। इसराना के गांव बांध में सोमवार देर रात हुए डबल मर्डर मामले में मंगलवार सुबह 36 बिरादरी के लोग बदमाश विकास के विरोध में उतर आए। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों की शिकायत पर ढाबा संचालक सहित परिवार के 9 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यह मामला 14 अगस्त को हुई वारदात से जुड़ा है। पहले हम आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जो कि 14 अगस्त की रात की है, जिसमें बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपको बता दें कि बांध में रहने वाले धर्मपाल का करनाल के कोंड में धर्म नाम से ढाबा है। 14 अगस्त की रात करीब 11:40 पर ढाबे में 3 बदमाशों ने 60,000 रुपए व 2 सोने की चैन लूट ली थी। धर्मपाल ने इस मामले में गांव बांध के ही रहने वाले विकास और उसके साथियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कराया था। आरोपी केस दर्ज होने से खफा विकास सोमवार रात करीब 10 बजे अपने साथियों के साथ कार से ढाबा संचालक के घर पहुंचा। वहां उनकी ग्रामीणों के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 12 राउंड फायरिंग हुई। इसमें विकास के 2 साथियों को गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने इस मामले में धर्मपाल सहित 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अब तक के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।